स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है मैंने, और यूट्यूब चैनल पे आप मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है भूगोल के बारे में, जो इंडियन ज्योग्राफी का। आज से ये पहली क्लास है और बेसिक क्लास है। थोड़ा सा डिले हो गया, बहुत सारे अनेक कारणों की वजह से मैं पढ़ा नहीं पाया, क्लास नहीं ले पाया, लेकिन संभवतः आज के बाद डेली आपको भारतीय भूगोल का एक टॉपिक बहुत अच्छे से और बेसिक तरीके से मिलेगा। शुरू से और जीरो से बात करेंगे। आपके सामने जो पहला टॉपिक है, सामान्य परिचय से बोलते हैं। अगर हेडिंग की बात करेंगे तो भूगोल का सामान्य परिचय आप लिख सकते हैं। भारतीय भूगोल का क्या है, ये सामान्य परिचय है ना, सामान्य जानकारी या बेसिक जानकारी के विषय में हम बात करेंगे इस टॉपिक में, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं आप कवर करो, उत्तर प्रदेश के टॉपिक्स को कवर करो। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, और चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आप नए हैं हमारे चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक पर। भारतीय भूगोल का है, बिल्कुल नोट पेन कॉपी लेकर के नोट्स भी बनाते रहेंगे। और कोई भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम्स दोगे, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो बेसिक चीजों को समझ लेते हैं अपने भारत के विषय में, है ना, भारत के भौगोलिक विषय में। तो देखिए, ये मानचित्र मैंने बना रखा है आपके लिए, जैसा भी जो भी बना है, लेकिन मानचित्र से ज्यादा आपको सिद्धांत चीजों पर जाना है, जो मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, फैक्चुअल बताऊंगा या कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, है ना, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये भारत का मानचित्र बनाया हमने, और मानचित्र बनाने के बाद ये 3 रेखाएं मैंने खींची हुई है इस पर, है ना। 3 रेखाएं खींची हुई है। नए बच्चे, पुराने बच्चे अच्छे से समझ लेंगे, पुराने बच्चे भी समझ लेंगे इस बात को, क्योंकि कई बार वो ध्यान नहीं देते इन चीजों पर, है ना। तो एक ये मानक समय रेखा खींची हुई है। कौन सी रेखा है ये? मानक समय रेखा है। लिख देता हूं मैं, आप नोट भी कर लेंगे, मानक समय रेखा, ठीक है। और क्या है ये? 68.7 डिग्री मानक समय रेखा है। ये भारत की सबसे पश्चिमी मानक समय रेखा है। भारत की कौन सी मानक समय रेखा है? ये सबसे पश्चिमी, क्योंकि ये हिस्सा जो है हमारे भारत का, ये कौन सा हिस्सा है? सबसे पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है जी। तो कितनी मानक समय रेखा है? आपसे अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई भारत की सबसे पश्चिमी मानक समय रेखा बताओ, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें से। 97 देगा, 82 देगा, या 80 देगा, या इसके अलावा 68.7 डिग्री भी देगा। तो भारत की सबसे जो पश्चिमी मानक समय रेखा है वो ये वाली है। कहने का मतलब है, देखो पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी पे 360 रेखा खींची गई है। कितनी रेखा खींची गई है? इस तरीके से अगर मैं आपको बता दूं, तो जैसे यहां से मैं ले लेता हूं एक सीधी रेखा, इसे जीरो रेखा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो रेखा। आप ऐसे समझ लीजिए बहुत आसानी से। इसके बाद इस तरीके से मान लो, यहां से होते हुए, है ना, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, बस दर्शाने के लिए खींची गई हैं, जैसे समझाने के लिए खींची गई हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना। तो इनसे समय को कैलकुलेट करने के लिए पृथ्वी पर खींची गई हैं। तो पूरे पृथ्वी पर कितनी रेखाएं खींची गई हैं? 360 रेखा, ठीक है। ये भी नोट करते रहना। कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे ये वाला टाइम है हमारा भारत का सबसे पश्चिमी समय है 68.7 डिग्री, ठीक है। अब मान लो मैं यहां से ले लेता हूं उदाहरण के तौर पर, एक देशांत यहां से ले लेता हूं। यहां से भारत की सीमा शुरू हो गई, है ना। तो भारत की सीमा शुरू हो गई, तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं ये वाला टाइम यहां ले लेता हूं मैं 68.7 डिग्री। अब यहां से लेकर के मान लीजिए, और भारत का समय यहाँ पे खत्म हो जाता है। लास्ट वाली मानक समय रेखा भारत की यहाँ पे है, और लास्ट वाली जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है? वो है 79725, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब है कि भारत में भी जो मानक समय रेखाएं हैं, जो पृथ्वी पर 360 खींची गई हैं, उनमें से कुछ मानक समय रेखा 68 से लेकर के 97 के बीच में भी आती है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया, यहां से लेकर के यहाँ के बीच में बहुत सारी मानक समय रेखा आ रही होगी। कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊंगा, है ना। तो इसी से देशांतर रेखाओं से किसी भी समय का क्या ज्ञात करते हैं हम? समय ज्ञात करते हैं। और पृथ्वी पर कितनी खींची गई है? 360 खींची गई है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो एक और बात बता देता हूं बेसिक। पृथ्वी पूरा जो अपना एक चक्कर है वो कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है एक बार में,
कितने घंटे में? 24 घंटे में, ठीक है। और एक घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है ना। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं और 24 घंटे में ये घूम जाती है ना। क्या घूम जाती है? पृथ्वी घूम जाती है। तो यदि सिंपल सी बात है 24 इंटू 60 करेंगे तो 1440 मिनट निकल करके आएगा, है ना। 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है पूरे अपने अक्षांश पर। कैसे घूमती है पृथ्वी? पश्चिम से पूरब। ये भी नोट कर लेना, पृथ्वी जो घूमती है वो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। इस तरीके से पृथ्वी घूमती है ना। तो 24 घंटा में घूम जाती है, तो इंटू 60, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1440 मिनट, ठीक है। इसी से मानक समय को निकालते हैं। दूसरा भी तरीका है वैसे, ये बड़ा सिंपल है, आप जानते हैं। अब इसमें क्या है? 360 का भाग दे दो। पृथ्वी पर मानक समय रेखा कितनी है? 360। 360 से डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 इससे काटेंगे तो कितना निकल के आएगा? यहाँ 4 मिनट्स। जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 4 मिनट्स का आंसर निकल के आएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी। एक देशांतर घूमने पर 4 मिनट का समय लेती है, ठीक है। कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। इस बात को आप समझ गए होंगे, है ना। ऐसे चाहो तो लिख भी सकते हैं, ये कैलकुलेशन आता नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया है। तो 1 डिग्री घूमने पर, यहाँ मैं बता देता हूँ, 1 डिग्री घूमने पर कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। क्या? पृथ्वी। इसी 4 मिनट से हर आंसर निकलेगा आपका मानक समय रेखा वाला। किससे निकलेगा? 4 मिनट से, ठीक है। अब जैसे इधर आ जाइए आप, ये तो कॉमन बात होगी। 360 रेखाएं हैं पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं को देशांतर रेखा कहते हैं। 1 घंटे में 24 घंटे में पूरे अक्ष पर घूमती है पृथ्वी पश्चिम से पूरब। तो 24 और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1440 मिनट आया। चूंकि 360 देशांतर रेखाएं हैं तो 360 से भाग दे दिया हमने इसमें, तो हमारे पास उत्तर निकल के आया 4 मिनट। और इसका मतलब होता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, या 1 देशांतर बराबर 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी, ठीक है। अब देखो ये कितना समय हमारे भारत का सबसे पश्चिमी समय है, यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य हमारा, 68.7। और सबसे पूर्वी समय कौन सा है हमारा? देशांतर का जो अंतिम मानक समय रेखा जा रही है 97.25। अब आप समझ रहे होंगे, यहां से शुरू हो रही है तो यहां से शुरू होने के बाद बहुत सारी रेखाएं जा रही होंगी भारत के बीच में, तो इन्हें कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, 97 में से इस छोटी संख्या को माइनस कर दो तो मध्य की देशांतर रेखाएं निकल आएंगी, है ना। तो देखिए इस तरफ कर लीजिए, 97 से आप सीधा सीधा घटा लीजिए, डिग्री को छोड़ दीजिए, है ना। यहां से लेंगे तो कितना हो गया? 17, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, तो कितने निकल के आए? 29 डिग्री निकल के आया। 97 में से क्या माइनस किया हमने? 68 माइनस कर दिया। कहने का मतलब इस समय में से ये वाला समय हमने घटा दिया तो हमारे पास ये रेखा निकल के आ गई कि भारत में कितनी रेखाएं जा रही हैं इन दोनों समय के बीच में। तो कितनी जा रही हैं? 30 जा रही हैं। लेकिन राउंड फिगर आपको याद कराने के लिए 30 की जगह मैं आपको समझा देता हूं, 29 की जगह कितना ले लेते हम? 30 ही ले लेते। 30 देशांतर रेखाएं भारत के मध्य से होकर के जा रही हैं। कितनी रेखाएं? 30 देशांतर रेखाएं। अब ये कैसे निकाली हमने? ये दोनों का माइनस करके निकाली। अब देखिए 30 में, अब हमको पता है कि हमारे पास 1 डिग्री बराबर कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो 4 का क्या कर दो? गुणा इसमें, तो 0 और 4 × 12, तो कितना निकल के आया? 120 मिनट निकल के आया भाई साहब। 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आवर, सीधा सीधा 2 घंटे का समय आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो अब आपकी बात समझ में आएगी कि भारत के इन दोनों समयों में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, या कौन सा राज्य आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है भाई साहब यहाँ पे, और यहाँ है आपका गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मानक समय के बीच में कितने घंटे का अंतर आएगा? तो आंसर क्या आएगा? आप आंसर दोगे भैया 2 घंटे का अंतर आएगा। कितने मिनट का अंतर आएगा?
तो मिनटों में आप उत्तर देंगे 120 मिनट का अंतर आएगा। कितनी देशांतर रेखाएं हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य में? तो 30 देशांतर रेखाओं का अंतर निकल करके आया है हमारे सामने, जो मैंने आपके सामने प्रूफ भी किया है इसे कैलकुलेशन के माध्यम से। आप नोट भी करते रहेंगे, कोई शक समस्या होगी तो आप पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोबारा से बताया जाएगा आपको, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन समस्या ये थी कि भाई भारत का समय कैसे माना जाए। दिक्कत यहाँ पे थी कि भारत का जो समय माना जाएगा, टाइमिंग जोन माना जाएगा, मानक समय माना जाएगा, वो कैसे माना जाएगा। तो इस बात पर मंथन हुआ और विचार हुआ कि लगभग जो भारत के मध्य से होकर के रेखा जा रही होगी, भारत के मध्य से होकर के जो रेखा जा रही होगी, उसी को क्या करेंगे, मानक समय भारत का माना जाएगा। उसी के हिसाब से पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो भारत के मध्य से होकर के कौन सी रेखा जा रही है हमारे पास, यहां आ जाइए। तो भारत के बीचों बीच से होकर के ये वाली रेखा जा रही है, इसी पर अध्ययन करके पहुंचे थे लोग। तो मध्य से होकर के जो मानक समय रेखा जा रही है वो कितनी जा रही है, 82 सही 30 डिग्री मानक समय रेखा है। ये भारत के बीचों बीच से होकर के निकल रही है। और कितने राज्यों से होकर के निकल रही है, ये 5 राज्यों से। ये नोट करते रहना आप, ये नोट करते रहना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में या किसी भी वनडे एग्जाम में, या कल पीसीएस का भी हुआ है, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए ज्योग्राफी की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पुलिस जैसे एसआई जैसे एग्जाम को पास करने के लिए। महानतम व्यक्ति नहीं बनना है आपको, उसका रिसर्चर नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है, बेसिक समझ आपको आनी चाहिए इंडिया के बारे में। तो 5 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों से होकर के कौन सी रेखा जा रही है, जी भारत की मानक समय रेखा जो बीचों बीच से जा रही है ना। जितनी हमने 30 देशांतर रेखाओं का अंतर निकाला, इन्हीं में से एक देशांतर रेखा कौन सी है हमारी, 82 वाली। और ये चूंकि बीच में जा रही है, इस वजह से इसको स्वीकार कर लिया गया हमारे देश में और इसी के टाइम को माना गया है। और ये कहां से जा रही है, जगह का नाम भी लिख लेंगे, नैनी, ब्रैकेट में लिख लेंगे इलाहाबाद, और कभी कभी आता है यहां मिर्जापुर। ठीक है, यहां से ये मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, नैनी, इलाहाबाद या मिर्जापुर कोई भी लिख लेना। नैनी इलाहाबाद के अंतर्गत आती है और नैनी से मिर्जापुर की कुछ डिस्टेंस है आपस में, तो किसी को भी पढ़ लेते हैं इसमें से। और टोटल कितने राज्य हैं, 5 राज्यों से होकर के ये जाती है। ठीक है, अब ये कैसे निकला, 82 सही 30 कैसे आया, हमारा मानक समय रेखा कैसे आया। अब चूंकि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हमारा जो है देशांतर रेखाओं का अंतर कितना निकल के आया, 29 निकल के आया। लेकिन लगभग में हमने एक और ऐड कर लिया सीधा सीधा कैलकुलेशन करने के लिए, तो 120 मिनट का निकाल लिया हमने, 2 घंटे का अंतर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड कर दो आप। अगर 29 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 14.5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 14.5, है ना। 2 एकम 2, 1 आ गया, 2 चको 8 और 0.1 हासिल लगी, 2 पन 10, तो 14.5 डिग्री निकल के आया हमारे पास। निकल के आया कि नहीं निकल के आया, बिल्कुल साहब निकल के आया, है ना। तो 14.5 डिग्री निकल के आया। तो इसी 14.5 डिग्री को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। किस में ऐड कर देंगे, हमारी इस वाली मानक समय रेखा, क्योंकि हमें इधर से ही तो चलना है, यहां तक चलना है और इस वाले टाइम तक हमें पहुंचना है, इस वाले टाइम तक पहुंचना है। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा हो गई, इसके बराबर में जो दूसरी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से करके यहां तक जाना है हम। तो क्या करेंगे, 68 में 14.5 आप अगर जोड़ दोगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 82 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। जैसे 68 प्लस 14.5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम, 82 सही 30 डिग्री के मानक समय पर पहुंच जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाता है हमारी मानक समय रेखा का। इस तरीके से ये भारत की मानक समय रेखा को निकालते हैं हम, है ना। और लंदन से चूंकि 360 रेखाएं खींची गई हैं, और एक बात बता देता हूं, कितनी रेखाएं, 360 रेखाएं पूरी पृथ्वी पर। मानक समय रेखा कितनी है, ये सब मिला के 360 है। अब इनमें 2 का डिवाइड करो, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है यहां से 0 से इस तरफ पूर्व में चलेंगे, तो पूर्व में चलेंगे, इसे मैं हटा देता हूं आपको समझाने के लिए। तो कितना चलेंगे पूर्व में, 180 डिग्री तक। और यहां से इस दिशा में चलेंगे पश्चिम में, तो कितना चलेंगे, 180 डिग्री तक। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो टोटल कितना निकल के आएगा हमारे पास, 360। ये 2 के डिवाइड से निकाल लेते हैं हम इन पॉइंट्स को, है ना। बहुत बेसिक बात है, आराम से समझ लेंगे इस बात को। अच्छा, एक बात और याद रखना,
इस हिस्से से, लंदन के जीएमटी वाले हिस्से से, अभी बताएंगे आपको कहां से खींची गई ये रेखा, इस हिस्से से पूर्व की तरफ चलेंगे तो टाइम हमेशा प्लस होता है। टाइम क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। लंदन के जीएमटी वाले हिस्से से विश्व में अगर पूर्व के देशों में मुझे आना है, पूर्वी देशों में मुझे आना है, तो हमेशा समय ग्रोथ करेगा, बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा। और विश्व के पश्चिमी देशों की तरफ मैं जाऊंगा समय निकालने तो हमेशा समय माइनस में होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसका एक अलग से भी टॉपिक आएगा मानक समय रेखा का, वहां समझाएंगे आपको, लेकिन ये बेसिक समझ में आपको बता रहा हूं अपने इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएंगे और मैं उसके विषय में बताऊंगा। तो आप पॉइंट बना के लिख लेंगे, गुजरात की मानक समय रेखा कितनी है? 68.60 डिग्री, और पश्चिमी मानक समय रेखा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की मानक समय रेखा कितनी है? 97.25 डिग्री, ये अरुणाचल प्रदेश लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, और भारत का मानक समय कितना है? भारत का मानक समय 82 सही 30 है ना, या 1.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि भारत विश्व में काय में स्थित है? पूर्वी दिशा में स्थित है भारत। इस वजह से इस समय के साथ हमेशा पूर्वी देशांतर लिखा आता है। आपने नोट किया होगा क्या लिखा आता है? जैसे आपने ये देखा होगा 1/2 और ऐसे लिखा रहता है पूर्वी देशांतर, है ना। भारत का मानक समय, ये वाला आंसर आपने कई बार गौर किया होगा, ये लिख करके आता है। क्यों लिख करके आता है? 1/2 लिखो या 30, ये तो भारत का मानक समय हो गया। भारत कौन सी दिशा में स्थित है विश्व में? पूर्वी दिशा में स्थित, तो दिशा को ऐड करते हैं, क्योंकि देशांतर का मतलब समय होता है, इस वजह से देशांतर शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम आपके लिए कर दिया है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, और फिर भी अगर कोई सख्त समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं इसमें। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। जो बेसिक बात बता रहा हूं, ये पहली क्लास है हमारी ज्योग्राफी की, बहुत पहली क्लास है। कर्क रेखा की बात करते हैं, तो कर्क रेखा पूरब से शुरू होती है भारत में। कौन से हिस्से से? सबसे पहले ये समझना होता है कौन से हिस्से से। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि पश्चिम से पढ़ेंगे पूरब से, तो पूरब से पढ़ रहे होते हैं हम। कर्क रेखा को भारत में प्रवेश करती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में। से क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। इसे लिख भी सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो पूरब से शुरू होती हुई कितने राज्यों से निकलती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि भारत को 2 हिस्सों में बराबर विभाजित करती है कर्क रेखा। देखो बीचों बीच से होकर के जा रही है, तो भारत को कितने हिस्सों में विभाजित कर रही है? 2 हिस्सों में विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है? भारत को बिल्कुल कर रही है साहब, आप कहेंगे। अब मैं इधर से इसे हटा देता हूं, आप समझ गए होंगे, क्लास को रिपीट करके नोट कर लेंगे, है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ये पूरा मैंने आपको इसका गुणा भाग बता दिया मानक समय रेखा का। तो देखिए आगे बात करते हैं हम। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से जा रही है। ठीक है, गुजरात से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों को कंटस्ट कर लेगा। आपसे पूछा जाएगा कि पहला राज्य बताइए भारत का यहाँ से कर्क रेखा सबसे पहले प्रवेश कर रही है, तो पहला राज्य बताना मिजोरम और दूसरा राज्य बताना त्रिपुरा। ये पहला राज्य हो गया, ये दूसरा राज्य हो गया, इधर से काउंट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। गुजरात 8वां है, ये सबसे लास्ट का राज्य। तो 8 राज्यों से क्या जा रही है? कर्क रेखा निकल रही है, जिनमें सबसे लंबाई जो तय कर रही है वो कौन से राज्य से? सबसे ज्यादा लंबाई तय करती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लगभग, यदि मैं एमपी में अंदर बताऊं तो 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा निकलती है। जून के महीने में बात करें तो पूरे 90 डिग्री पर सूर्य चमकता है हमारे सर के ऊपर, और हमारी परछाई नहीं दिखती है कर्क रेखा वाले कंट्रीज में या कर्क रेखा वाले जिलों में। अगर मैं बात करूं, कर्क रेखा इवन इंडिया के अलावा और भी देशों से निकलती है। जैसे मध्य में यहाँ पे एक बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश से होकर के भी कर्क रेखा जा रही है ना। तो कितने राज्य हैं? 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा निकलती है। तो इधर से शुरू करके यहां तक आप इसे पढ़ लेंगे, और राजस्थान से भी जाती है लास्ट में, गुजरात से। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। मानक समय आपका क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते कुछ और एक पॉइंट पे। यहाँ दक्षिण में क्या है? भारत के सबसे अंतिम जो राज्य है, अंतिम जो इलाका है वो कौन सा है? रामेश्वरम, और क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में? कन्याकुमारी। रामेश्वरम और कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये वाले पॉइंट। ठीक है, अब कुछ सीमाओं की बात कर लेते हैं भारत में। किसकी बात कर लेते हैं? सीमाओं की, जो भारत की कोस्टल सीमाएं हैं। ठीक है, जितनी भारत की कोस्टल सीमाएं उनके बारे में बता देता हूं। तो देखिए
सबसे पहले भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है यहां से शुरू करते हैं। कितना है हमारे भारत का क्षेत्रफल? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। नोट कर लेना इस बात को। दूसरी बात, विश्व का कितना प्रतिशत है जो भारत का क्षेत्रफल है? विश्व का 2.4, कितना प्रतिशत है भाई साहब? 2.4% है ना। विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत में स्थित है। ये नोट करते चलना, बहुत बेसिक पॉइंट है और आने चाहिए आप पर, ठीक है। जितना दुनिया का क्षेत्रफल है उसका 2.4% क्षेत्रफल कहां पे? भारत में। अगला, विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 7.5%, 17.5% भाग भारत में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? भारत में। अगला पॉइंट, भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। काय के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश? क्षेत्रफल के हिसाब से, ये अंडरलाइन कर लेना है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। अगला मुद्दा, विश्व में जनसंख्या के मामले में, विश्व में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया इस समय भारत। प्रथम स्थान पर आ गया है। अभी हाल ही में डाटा आया था स्टेट पॉपुलेशन रिपोर्ट का, तो उसमें चीन को पीछे छोड़ करके भारत पहले स्थान पे आ गया। लगभग 1,42,46,86 लाख जनसंख्या भारत में निवास कर रही है अभी एक रिपोर्ट के अनुसार। चीन 30 लाख पीछे हो गया भारत से। कितने लाख? 30 लाख पीछे हो गया चाइना, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद करने बहुत अच्छे से। तो पहले स्थान पर है जनसंख्या में, और ये 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। 2.4% क्षेत्रफल है और टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको याद कर लेने। अब देखिए आगे बात करते हैं। 2933, अगर इधर से इधर जाएंगे तो हम टोटल किलोमीटर कितना है? 2933 किलोमीटर है भारत की लंबाई। लगा करके पश्चिम से पूर्व तक मुझे जाना है, अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचना है, तो कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ में जाऊंगा। उत्तर से दक्षिण में आऊंगा नीचे कन्याकुमारी तक, तो 2914 किलोमीटर। 2914 किलोमीटर, ये भी लिख लेना चाहो तो आप, है ना। बहुत बेसिक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उत्तर से दक्षिण में किलोमीटर कितना है? 2914, और पूर्व से पश्चिम में कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब मानक समय रेखा कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से, मैंने आपको बताया था, जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए जिनसे होकर के मानक समय रेखा जाती है। लिख लेना, जैसे उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के क्या गुजरती है? मानक समय रेखा। लिख लेना, है ना। मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से होकर के जाती है भारत में। इन 5 राज्यों को छाप लेना, नोट कर लेना। अब बात कर लेते हैं भारत के 4 अंतिम स्थानों की, जो कई बार एग्जाम्स में आते ही हैं भाई साहब। तो इधर से मैं बता देता हूं, नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से। इधर तो ये भर गया है बोर्ड। तो सबसे उत्तर में क्या है हमारा? सबसे उत्तर में है हमारा इंदिरा कॉल। ठीक है, और सबसे दक्षिण में है हमारा इंदिरा पॉइंट। और फिर एक क्लास में बताएंगे आपको, यहां से भी नोट कर लेंगे। भारत का अंतिम बिंदु दक्षिण का कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का अंतिम बिंदु उत्तर का कौन सा है? नॉर्थ का, इंदिरा कॉल। और भारत का अंतिम बिंदु पूर्व का कौन सा है? केबियूसा।
अब इसका नाम वैसे बिपिन रावत हो गया, अभी हाल फिलहाल इसका नाम क्या हो गया, बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया है, जो हमारे सीडीएस थे। दुर्घटनाग्रस्त हो गया था नीलगिरी की पहाड़ियों में उनका हेलीकॉप्टर दिसंबर 2021 में नीलगिरी की हिल्स में। और सबसे पश्चिम में आएंगे तो कौन सा है यहाँ पे, गौर माता। ये 4 जगह आपको याद रखनी है इंडिया की। सबसे पश्चिमी जगह भारत की गुजरात में गौर माता, सबसे पूर्वी स्थान अरुणाचल प्रदेश में केव्यूसा, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, और सबसे उत्तर में भारत का कौन सा है, इंदिरा कॉल, जो कि कश्मीर में स्थित है। कहां पे स्थित है, कश्मीर में स्थित है। मैंने बोल दिया है राज्य, आप नोट कर सकते हैं और नोट कर लेना, है ना। तो ये हमारी बेसिक क्लास थी, बहुत बेसिक क्लास थी, अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। और इसमें सीमाओं के बारे में अगली क्लास में बात करूंगा मैं, बंदरगाहों के बारे में, समुद्री सीमाओं के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में, भारत की सबसे लंबी सीमाओं के बारे में, सबसे छोटी सीमाओं के बारे में अगली क्लास में आएंगे। तो बहुत बेसिक बेसिक, वैसे तो और शॉर्ट मुझे पढ़ाना था इसमें, लेकिन ज़्यादा मैंने बता दिया इसमें, मानक समय रेखा को डिस्कस कर दिया थोड़ा सा, इस वजह से हल्की सी बड़ी क्लास हो गई। क्लास आपको कैसी लगी, किस तरीके का आपको अनुभव हुआ इस क्लास को देख करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। और आपकी जो भी शक समस्या समाधान हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ लो आप, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छा पार्ट रहता है। 20-20 नंबर की पुराने पुलिस के पेपर्स में या पुराने एसआई के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो ज्योग्राफी सबसे ज्यादा पूछी गई है, और वो भी भारत की भूगोल सबसे ज्यादा पूछी गई है, और उसमें भी ये बेसिक समझ वाले क्वेश्चन ही पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। इसी तरीके से टॉपिक आपके लिए 20 मिनट 25 मिनट के आधे घंटे के जो भी जैसे भी सेटल्ड होगा उस हिसाब से आएंगे, और डेली आएंगे और कंटिन्यू आएंगे। और इसकी स्पेशल प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स जीएस का मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर, आपके एग्जाम को, खासतौर पे पुलिस को एग्जाम को ध्यान में रख करके, है ना। और प्लेलिस्ट भी और भी टॉपिक्स की बनी हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इस क्लास के विषय में आप हमें फीडबैक जरूर देंगे, अवश्य देंगे। आपको कैसी लगी, कहाँ पे दिक्कत आई, दिक्कत नहीं आई, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरीके से आपके साथ इसी क्लासों को लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।